हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी वंस अगेन। सो आपको जैसे कि पता है कि आप लोगों को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपके सीनेट, पीपीएमईटी और अदर स्टेट के जो बीएससी नर्सिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके बेसिक नर्सिंग जो जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड है। इसमें आप लोगों का लाइक जनरल नॉलेज, आप कितना अवेयर हो, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब ही यही है, जनरल रीजनिंग रिलेटेड टू योर नर्सिंग फील्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर पेशेंट विथ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक विच फाइंडिंग इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट, यानी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वाले रोगी में कौन सा लक्षण सुधार को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको आंसर करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता क्या है। ठीक है, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है? ऐसा शॉक जिसमें ब्लड यानी खून या फिर आपका बॉडी फ्लूइड यानी कि वाटर की कमी हो जाती है। पेशेंट के अंदर अगर ब्लड या फ्लूइड की कमी होने की वजह से कोई शॉक उत्पन्न होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब हमसे यही पूछ रहा है कि ऐसे शॉक को हम कैसे रोगी में पता करेंगे कि उसमें कुछ सुधार हो रहा है। तो आपके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ब्लड प्रेशर देख के, अगर उसका ब्लड प्रेशर 80/50 mmHg है तो, नॉर्मली यूरिन आउटपुट देख के 10 ml पर आवर है तो, कैपिलरी रिफिल अगर लेस देन 2 सेकेंड्स है तो, या फिर कोल्ड क्लैमी स्किन यानी ठंडी और चिपचिपी त्वचा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा लक्षण, कौन सा ऐसा साइन आप देखोगे जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में सुधार आ रहा है, यानी उसका ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अब सही हो रहा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज कैपिलरी रिफिल लेस देन 2 सेकेंड। क्यों? कैपिलरी रिफिल क्या होता है? तो कैपिलरी रिफिल, मान लीजिए ये आपका हैंड है एग्जाम्पल के लिए, तो इस हाथ में आप अंगूठे से एक जगह पर प्रेस करो, तब तक प्रेस करो जब तक वो पीला ना पड़ जाए, और फिर से एकदम से छोड़ दो। छोड़ने पर आप कभी कभी ऐसे देखते होगे, आप अपने हाथ का किसी भी पार्ट का ऐसे दबा कर प्रेस करके रखते हो तो वो हाथ पीला पड़ जाता है, उस पूरा एरिया जो होता है वो पीला पड़ जाता है कुछ सेकंड के लिए। तो जब आप हाथ हटाओगे तो वो एरिया पीला पड़ जाएगा। अगर लेस देन 2 सेकेंड के अंदर वो वापस से उस एरिया में ब्लड आ जा रहा है, वो नॉर्मल हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है, जैसे नॉर्मल हमारा स्किन रहता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर 2 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहा है वो रिफिल होने में, यानी उस पीलेपन को भरने में, यानी नॉर्मल ब्लड वापस उस जगह पे आने में 2 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहा है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है, यानी वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का शिकार है। लेकिन हमें यहाँ पे सुधार देखना है, तो सुधार यानी नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा कैपिलरी रिफिल कितना, लेस देन 2 सेकेंड होना चाहिए। इसीलिए करेक्ट आंसर सी है, क्योंकि अगर कैपिलरी रिफिल लेस देन 2 सेकेंड है मतलब उसके हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में सुधार आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसमें शी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विद पीक्ड टी वेव्स ऑन ईसीजी। ईसीजी में आपने देखा होगा आपका पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव्स भी होती हैं। तो अगर ये टी वेव्स पीक वैल्यू पे हैं तो ईसीजी में इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शन है हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोकैल्शीमिया। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज हाइपरकैलीमिया, यानी ब्लड में आपका जो पोटेशियम सीरम लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसको हम हाइपरकैलीमिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रियोरिटी इन मैनेजिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब अचेत रोगी के प्रबंध में पहली प्राथमिकता क्या होती है? ऑप्शन से चेक ब्लड प्रेशर, इस्टेब्लिश एयरवे, ऑब्टेन हिस्ट्री या फिर स्टार्ट आईवी फ्लूइड। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज स्टैब्लिश एयरवे। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, यानी वो होश में नहीं है, तो उसमें हम ABC ट्रिक बताई थी, यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। तो हम एयरवे चेक करते हैं। क्यों? मैंने ये भी बताया था, अगर वो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो चांसेस है कि उसके ट्रैकिया में अगर कुछ फंस गया तो उसको रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी अचानक डेथ हो जाएगी, और वो क्योंकि वो अचेत है यानी अनकॉन्शियस है तो वो बता भी नहीं पाएगा, और उसकी कब डेथ हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अगर वो अनकॉन्शियस पेशेंट है, आपने खासतौर पे देखा होगा ICU वगैरह में कुछ पेशेंट ऐसे पड़े होते हैं RTA वगैरह के, तो उनका हमें ऑल टाइम एयरवे चेक करना होता है। ठीक है, तो इस्टेब्लिश एयरवे इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीडोट इज यूज फॉर हिपैरिन ओवरडोज। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होता है, हमें पता है। तो अगर इसकी ओवरडोज हो जाए हमारी बॉडी में तो हम कौन सा एंटीडोट देंगे, कौन सा प्रतिविष देंगे? ऑप्शन है विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, नैलॉक्सोन या फिर एट्रोपिन। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज प्रोटामिन सल्फेट। इसको आपको लर्न करना है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं, क्योंकि हिपैरिन का एंटीडोट ही प्रोटामिन सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। दृष्टि के लिए कौन सी कपाल तंत्रिका उत्तरदायी है? ऑप्शन है क्रेनियल नर्व सेकेंड,
क्रेनियल नर्व थर्ड या फोर्थ या फिर सिक्स? तो आपने क्रेनियल नर्व्स तो पढ़ी होंगी, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है हमारी बॉडी में। तो इसमें से पूछ रहा है कि विजन के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन होगा ए, दैट इज क्रेनियल नर्व सेकंड, जो कि होती है हमारी ऑप्टिक नर्व। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ करके ना करके उस आपको सीधा नाम लिख दे, ट्राइजेमिनल नर्व या फिर आपका ऑप्टिक नर्व या फिर हाइपोग्लॉसल। तो इस तरीके से आपको आंसर आना चाहिए कि ऑप्टिक नर्व जो होती है, या फिर हम उसको क्रेनियल नर्व भी सेकंड भी बोलते हैं, जो कि हमारे विजन यानी दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A medication order reads 1.8 ml. What amount should be administered? मतलब दवा की मात्रा 1.8 ml निर्धारित की गई है, तो कितनी मात्रा दी जाएगी? तो ऑप्शन इसका सी ही होगा। क्यों? जितनी मात्रा निर्धारित की गई है हम उतनी ही मात्रा तो देंगे, हम ना तो उससे कम दे सकते ना ज़्यादा दे सकते, क्योंकि दोनों में ही पेशेंट हमारा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो डॉक्टर ने जितना मात्रा बोली है कि 1.8 ml अगर उसको इंजेक्शन लगना है या दवा चढ़नी है, तो हम उतना ही उसको एडमिनिस्टर करेंगे, यानी उतनी ही मात्रा हम उसको दी जाएगी। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं था, ये बहुत ही कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि अगर 1.8 ml निर्धारित है तो भाई 1.8 ml दोगे ना, उससे कम या ज़्यादा तो दोगे नहीं। तो फिर ऐसे क्वेश्चन क्यों रखते हैं? ये आपका कॉमन सेंस लेवल चेक करने के लिए, क्योंकि जल्दबाजी में यही सिली मिस्टेक्स बच्चे करके आते हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। अभी इसमें काफ़ी बच्चे ऐसा भी दिमाग लगा लेंगे कि हाँ 1.8 ml है तो उससे थोड़ा बढ़ा के देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जितना निर्धारित है उतना ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH इज इक्वल्स टू 7.30, हमारा ये pH की वैल्यू दी है, और PaCO2 हमको दिया है 50 mm ऑफ Hg, मतलब हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया है 50 mm Hg, और pH की वैल्यू दी है 7.30। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ठीक है, pH और PaCO2 किस स्थिति को दर्शाते हैं? ऑप्शन दिया है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, श्वसन अम्लरक्तता, मतलब एसिड हो गया उसमें, एस्पायरेटरी एल्किलोसिस, या फिर श्वसन क्षार रक्तता, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अपाची अम्लरक्तता, या फिर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, अपाची क्षार रक्तता। ठीक है, मतलब अम्ल रक्तता मतलब रक्त यानी ब्लड में एसिड की मात्रा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोल क्या रहा है। आपको पीएच दिया है 7.30, तो पीएच नॉर्मली हमारा क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है 7। अगर 7 से कम जा रहे हैं दैट मीन्स वो एसिड है, और 7 से ऊपर जा रहा है दैट मीन्स वो एल्केन मतलब एल्कलोसिस है, बेस है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 7.30 जो दिया है, ये हम इसको क्या मानेंगे, एसिड मानेंगे। क्यों? अब काफ़ी बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा 7.3 तो 7 से ऊपर जा रहा है ना, 7 से ज़्यादा है 7.3, तो ये बेस होना चाहिए, क्षार होना चाहिए, लेकिन मैं इसको एसिड क्यों बोल रही हूँ, मतलब मैं इसको अम्ल बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताए, जो हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू होता है नॉर्मल, वो 7.35 से लेके 7.45 होता है। तो ये नॉर्मली रेंज ही इसकी 7.35 है, मतलब इससे अगर कम जा रहे हैं तो वो एसिड होगा, इससे अगर ऊपर जा रहे हैं तो वो बेस होगा। तो एज कंपेयर टू ब्लड पीएच 7.30 हमारा 7.35 से तो कम ही है ना, तो हमारे लिए न्यूट्रल वैल्यू यहाँ पे 7.35 है हमारे ब्लड के पीएच के अकॉर्डिंग, तो इससे तो ये कम ही है ना 7.3, इसीलिए 7.3 जो हमारा है यहाँ पर हम इसको एसिड बोल रहे हैं। समझ में आ गया कि मैंने 7.30 को एसिड यानी अम्ल में क्यों कंसीडर किया है, जबकि ये 7 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हमारा ब्लड का पीएच ही 7.35 होता है, तो 7.35 से तो 7.30 कम ही है ना, इसीलिए हम इसको एसिड बोल रहे हैं। रही बात PaCO2 की, तो नॉर्मल जो CO2 प्रेशर होता है हमारी बॉडी में, वो 35 से लेके 45 mmHg होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू दी है 50 mmHg, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो PaCO2 है वो बढ़ा हुआ है, इससे नॉर्मल वैल्यू से तो बड़ा है ना, 35-45 से बड़ा है ना 50, तो ये बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है PaCO2, और ब्लड पीएच से कंपेयर किया तो ये पीएच हमारा कम है, 7.35 से 7.30 कम है, यानी ब्लड पीएच हमारा एसिडिक है। तो पीएच अगर कम है, PaCO2 अगर ज़्यादा है, तो लो पीएच के लिए एसिड वर्ड यूज़ करते हैं, और ये दोनों कंडीशन अगर है तो हमें हमारी बॉडी में क्या कंडीशन हो रही होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसीलिए इसका क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज टू एसेस, ग्लासगो कोमा स्केल होता है, उसका उपयोग किसके मूल्यांकन हेतु किया जाता है? आपके ऑप्शन है पेन लेवल, न्यूट्रिशन लेवल, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना का स्तर, या फिर कार्डियक फंक्शन हृदय क्रिया। करेक्ट आंसर इसका होगा सी, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी चेतना का स्तर चेक करते हैं। जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है उसमें हम
कॉन्शियसनेस देखते हैं, मतलब पेशेंट कितना अचेत है, कितना होश में है, ये चेक करते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसमें 3 चीज़ें देखते हैं, आई, वर्बल और मोटर। आई मतलब आई का मूवमेंट देखते हैं, उसकी पिपल जो पुतली है रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है। वर्बल मतलब वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा। मोटर यानी एक्टिविटी, यानी उसके हाथ पैर वो काम कर रहा है कि नहीं, हाथ पैर चला पा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या पता करेंगे कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है। ठीक है, इसलिए लेवल ऑफ कॉन्शियस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, मतलब अस्पताल में होने वाले संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या होता है। वियरिंग मास्क यानी मास्क पहनना, हैंड हाइजीन यानी हाथों की स्वच्छता, आइसोलेशन रूम यानी आइसोलेशन कक्ष, या फिर वैक्सीनेशन। तो करेक्ट आंसर होगा हैंड हाइजीन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। संक्रमण यानी इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें हैंड हाइजीन यानी हाथों की स्वच्छता रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेटिंग, ट्रेमर्स एंड कन्फ्यूजन इन अ डायबिटिक पेशेंट सजेस्ट। कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, उसको मधुमेह हो रखा है, मधुमेह रोगी है, उसमें स्वेटिंग यानी पसीना आ रहा है, ट्रेमर्स यानी कपकपी हो रही है, उसको कांप रहा है, कन्फ्यूजन यानी भ्रम पैदा हो रहा है। तो ये किस चीज़ को दर्शाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, कीटोएसिडोसिस या फिर डिहाइड्रेशन को। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो अगर ब्लड में शुगर की जो लेवल है, मतलब हाँ शुगर बोलेंगे, अगर वो कम है तो हमें ये 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। नॉर्मली भी आपने देखा होगा, आपकी बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है, आप कुछ खा पी नहीं रहे हो तो आपको चक्कर से आने लगेंगे, कन्फ्यूजन आने लगेगा, स्वेटिंग पसीना आने लगेगा, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। ठीक है, आप बेहोश भी हो सकते हो। तो ये सब कंडीशन कब आती हैं, जब हमारे बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का लेवल कम हो जाता है। और डायबिटिक पेशेंट में तो वैसे भी शुगर का लेवल कम होता है। ठीक है, कम ज़्यादा दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, वैसे तो हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, मतलब बढ़ा हुआ होता है डायबिटिक में, लेकिन अगर कम हो रहा है तो वो भी हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए, B1, सी या डी। तो ये इसका आंसर होगा ए, विटामिन बी, A1, सॉरी ए। फिर है, नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट इज, वयस्क की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी जो रेट होता है वो मैंने पहले भी बताया, 12 से 20 पर मिनट होता है, मतलब 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सडन चेस्ट पेन एंड ब्रेथलेसनेस आफ्टर सर्जरी में इंडिकेट। किसी पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद अचानक से सीने में अगर दर्द हो रहा है और सांस फूलना यानी सांस फूल रही है, तो ये किसका संकेत है, अस्थमा का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, न्यूमोनिया का, या फिर ट्यूबरक्लोसिस का। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर किसी भी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसको चांसेस है उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। यूनिवर्सल जो ब्लड डोनर होता है वो हमारा ओ निगेटिव होता है, ये मैंने पहले भी बताया। फिर क्वेश्चन है, प्रेफर्ड IM इंजेक्शन साइट इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में जो IM इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है, वो किस जगह पर दिया जाता है, किस स्थान पर दिया जाता है, डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल या फिर वेंट्रोग्लूटियल या वेस्टस लेटरलिस। तो ये करेक्ट आंसर होगा डी, वेस्टस लेटरलिस। इसको याद करना, ये याद करने वाली चीज़ है। फिर है, विच लैबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेट्स इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। कौन सा लैब परिणाम गुर्दे की कार्य क्षमता में कमी दर्शाता है, मतलब कौन सा लैब टेस्ट ऐसा होगा जो आपकी किडनी में प्रॉब्लम है ये आपको शो करेगा। ऑप्शन है, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन, अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर लो हीमोग्लोबिन, या फिर लो पोटेशियम, या फिर हाई कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन, दैट इज ए, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन। मतलब आपकी रिपोर्ट में अगर किडनी लेवल बढ़ा हुआ मिल रहा है, दैट मीन्स आपकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही है प्रॉपरली, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही होगी तो आपकी यूरिन में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा नॉर्मली। लेकिन अगर किसी की यूरिन में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिल रहा है, मतलब किडनी कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं कर रही है, इसीलिए हमारी बॉडी यूरिन में क्रिएटिनिन ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डेलीगेशन द नर्स रिमेन्स। कार्य सौंपना, डेलीगेशन मतलब होता है कार्य सौंपना। तो कार्य सौंपने के बाद नर्स क्या करती है, क्या रहती है, सॉरी, रिमेन्स। ठीक है, ऑप्शन है अनइन्वॉल्व, अकाउंटेबल फॉर केयर, फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर लीगली एग्जाम्प्ट। करेक्ट आंसर इसका होगा बी,
दैट इज अकाउंटेबल फॉर केयर। मान लीजिए नर्स है, उसने कार सौंप दिया अपने जूनियर नर्सिंग स्टाफ को, तो वो फिर भी अकाउंटेबल रहेगी, मतलब जिम्मेदार रहेगी। अगर उसके जूनियर स्टाफ ने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो उसके लिए वो नर्स रिस्पॉन्सिबल है, नर्स अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट विद ब्रीदिंग डिफिकल्टी। सांस लेने में कठिनाई वाले रोगी के लिए सर्वोत्तम स्थिति कौन सी होती है? सुपाइन, ट्रेंडलबर्ग, फाउलर या फिर प्रोन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फाउलर्स। मैंने आपको बताया था अगर ब्रीथिंग में किसी को डिफिकल्टी, तो कोई पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, उसको हम ऐसे 45 ये उठा दें डिग्री पे, तो नॉर्मली उसे सांस लेने में थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई इज सीन इन। एल्वियोलाई का विनाश किस रोग में होता है? ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, अस्थमा या निमोनिया? तो लंग्स में एल्वियोलाई होती है, आपको पता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो एम्फाइसीमा एक कंडीशन होती है जिसके केस में जो हमारी एल्वियोलाई है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, उनका विनाश हो जाता है। एम्फाइसीमा मोस्टली जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग पेशेंट होते हैं, उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर ओपियोइड ओवरडोज। ओपियोइड ओवरडोज, तो ओपियोइड के ओवरडोज के लिए, ओपियोइड हमारे लाइक ड्रग होती है, तो ये सब ड्रग्स अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रही है तो इसका ओवरडोज से हमें बचने के लिए हम कौन सा एंटीडोट देंगे? अभी जैसे हिपैरिन का एंटीडोट हमने क्या पढ़ा था? सल्फेट पढ़ा था। तो इसका यहाँ पे क्या है? ओपियोइड का हमें ओवरडोज क्या होगा? ऑप्शन है एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन, नैलोक्सोन या फिर प्रोटामिन सल्फेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, दैट इज नैलोक्सोन। तो यहाँ पे लर्न करने का सिंपल ट्रिक है, अगर भूल जाओ तो माइंड में रखने के लिए, ओपियोइड में ओ आ रहा है, नैलोक्सोन में ओ आ रहा है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए बस मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल सेटिंग इज डन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं? ऑप्शन है असेसमेंट फेज, डायग्नोसिस, प्लानिंग या फिर एवेल्यूशन। तो लक्ष्य निर्धारण करना मतलब प्लान करना, तो ये प्लानिंग फेज में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स रेट ऑफ 48 पर मिनट इज कॉल्ड। अगर पल्स रेट यानी हार्ट रेट आपकी 48 है तो इसका मतलब क्या है? टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, डिसरिदीमिया या फिर एरिदीमिया? तो इसके लिए पहले आपको नॉर्मल पल्स रेट पता होना चाहिए। तो नॉर्मल हार्ट रेट मैंने आपको पहले भी बताया कितनी होती है हमारी, कितनी होनी चाहिए? 90 से 92 नॉर्मली। ठीक है, यानी हम इसको, ये तो नॉर्मल है बट रेंज अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक लाई करता है तो 60 से 100 बीट्स पर मिनट, ये हमारी एक नॉर्मल रेंज होती है। तो एक नॉर्मल बॉडी मतलब नॉर्मल पेशेंट का मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो 60 से 100 मैंने आपको पहले भी बताया। और मैंने ये भी बताया था अगर 60 से कम जा रहा है तो ये भी प्रॉब्लम है, अगर ऊपर जा रहा है 100 से तो भी प्रॉब्लम है। तो 60 से अगर कम जा रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। और ऊपर जा रहा है तो क्या बोलते हैं? टैकीकार्डिया। लेकिन यहाँ पे क्या कितना दिया? 48। तो 48 क्या है? 60 से कम है वैल्यू, तो यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है कि ब्रेडिकार्डिया हो रखा है। तो आंसर क्या होगा? बी, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच। तो धमनीय रक्त का समान पीएच कितना होता है? तो अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, उसमें बताया था 7.35 से लेके 7.45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज रिक्वायर एयरबोर्न प्रिकॉशन। किस रोग में एयरबोर्न प्रिकॉशन की आवश्यकता होती है? हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरक्लोसिस, एमआरएस इन्फेक्शन या स्केबीज? करेक्ट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। क्यों? क्योंकि जो टीबी होती है वो एयरबोर्न यानी हवा से ही फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इज, यानी बाएं तरफ के हृदय विफलता का सामान्य लक्षण क्या है? मान लीजिए लेफ्ट साइड आपका हार्ट फेल हो गया है तो उसका क्या लक्षण आएगा? एसाइटिस, पल्मोनरी एडिमा, स्प्लीनोमेगेली या फिर हिपैटोमेगेली? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस, यानी द्रव संतुलन का सबसे सटीक संकेत क्या है? ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, डेली बॉडी वेट या फिर स्किन टर्गर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज डेली बॉडी वेट। यानी आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस कितना है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप रोज़ अपना बॉडी वेट नापोगे तो उससे पता चल जाएगा। बॉडी वेट कम है यानी फ्लूइड की मात्रा कम है, बॉडी वेट ज़्यादा है यानी फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हार्मोन लोवर्स ब्लड ग्लूकोज। कौन सा हार्मोन ब्लड रक्त में ग्लूकोज को कम करता है? ठीक है, लोवर्स। तो ऑप्शन है ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। फिर है अ नर्स नोटिसेस अ कलीग एडमिनिस्ट्रिंग द रॉन्ग मेडिकेशन, द फर्स्ट एक्शन इज। यदि नर्स किसी सहकर्मी को गलत दवा देते हुए देखे
तो उसकी पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है रिपोर्ट टू पुलिस, इग्नोर इट, स्टॉप द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सेफली, या फिर वेट फॉर फिजिशियन ऑर्डर। करेक्ट आंसर होगा सी, यानी स्टॉप द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सेफली। अगर वो गलत दवाई दे रहा है और उस नर्स ने देख लिया तो उसको उधर ही रोक देगी ताकि वो गलत दवा ना दे। फिर है विच इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व ट्रांसमिशन। मांसपेशी संकुचन और तंत्रिका संचरण के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स आवश्यक होता है? सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड या फिर फॉस्फेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी, दैट इज कैल्शियम। फिर है ड्यूरिंग डिजास्टर ट्राइएज हु रिसीव्स द हाईएस्ट प्रियोरिटी। आपदा ट्राइएज के किस में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है? ऑप्शन है माइनर फ्रैक्चर पेशेंट, वॉकिंग वुंडेड पेशेंट, पेशेंट विद सीवियर ब्लीडिंग एंड एयरवे कॉम्प्रोमाइज, या फिर स्टेबल फीवर पेशेंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? पेशेंट विद सीवियर ब्लीडिंग एंड एयरवे कॉम्प्रोमाइज। क्यों? क्योंकि अगर एयरवे में कोई प्रॉब्लम आ गई तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, वहाँ पेशेंट की डेथ हो सकती है। और सीवियर अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ज़्यादा खून बह रहा है, तो बॉडी में खून की कमी होने से भी दिल की धड़कनें बंद हो सकती हैं, उससे भी डेथ हो सकती है। इसीलिए इन पेशेंट को हमें ज़्यादा और पहले ध्यान देना है आपदा की कंडीशन में, यानी ट्राइएज की कंडीशन में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ट्राइज क्या होता है, आपदा कंडीशन होती है। इसमें कलर कोडिंग के हिसाब से भी हम देखते हैं कि हमें किसे पहले प्रायोरिटी देनी है। तो रेड कलर अगर है तो मतलब उसको हमें पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और ग्रीन कलर अगर है तो वो एम्बुलेटरी पेशेंट है, तो उसको हम बाद में भी ध्यान दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, यानी प्राथमिकता डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताए। एंड रियली सॉरी कि यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस हो रहा है, बट आपको वीडियो बनाना भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। तो आप लोग पहले खुद से भी क्वेश्चन को आंसर करना, और बाय चांस कुछ गलत होता है तो वीडियो में मैं बता ही रही हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मुझे भी अपना रिजल्ट ज़रूर बताना कि आपने कितना करेक्ट किया ओवरऑल 30 क्वेश्चंस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।